नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात शिक्षक दिवस की। आज सभी गुरुओं को नमन कर रहे हैं, लेकिन हम एक खास शिक्षक रामशरण शाक्य से बात करेंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अपने छोटे से गांव नागला अंगद में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन 1 एकड़ जमीन दान में दी। धीरे धीरे साल दर साल पैसे जोड़कर पहले 1 क्लास बनाई, फिर 2 और अब 10 कमरों का प्राइमरी स्कूल खड़ा कर दिया है। आज भी उन्होंने जमीन दान दी है। आज के जमाने में शिक्षा के लिए ऐसा जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाना बहुत कम ही देखने को मिलता है। इनकी खबर हमने स्थानीय अखबार में भी पढ़ी। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी हमारे लेकर आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। रामशरण शाक्य जी से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शिक्षक दिवस पर आपको धन्यवाद कि आपने अपने इलाके में शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि अपनी जमीन तक गांव के स्कूल के लिए दान में दी है, ताकि जो मुश्किलें आपने बचपन में देखी वो बच्चे ना गुजरें। आप भी छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए थे रामशरण जी, क्योंकि और उस समय में गांव वालों ने आपकी बहुत मदद की थी। जरा अपने सफर के बारे में बताइए लोगों को। मैडम, मैं बचपन में ही, मेरी 3 साल की उम्र थी तभी मेरी माँ खत्म हो गई थी। तो उसके बाद कक्षा 6 में मैं पढ़ रहा था। पढ़ने के लिए कोई भी साधन किसी तरीके से कुछ भी नहीं था। मैं गांव के दूर दराज 4 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था। साधन भी कुछ अच्छे नहीं थे, पढ़ाई का भी कोई माहौल नहीं था गांव में। तो इधर उधर पढ़ता रहता था। तो उमरेन में जाके मैंने कक्षा 6 से हाई स्कूल तक परीक्षा पास की, और हाई स्कूल में मैंने जिले में इटावा डिस्ट्रिक्ट होता था 3री पोजीशन हासिल की। और हिंदी में मैंने सम्मानजनक परीक्षा पास की, जिससे मुझे खान गुफरान जायदी शिक्षा मंत्री ने पुरस्कृत भी किया था। इंटर मैंने हैरबा कटरा से किया। BSN कॉलेज उन्नाव से मैंने स्नातक किया। इसके बाद मैंने B.Ed किया। B.Ed करने के लिए कोई साधन नहीं था। गांव वालों ने मदद करके, जब चलते थे कोई कुछ पैसा देता था, कोई कुछ पैसा देता था, जिसकी वजह से मैंने B.Ed की परीक्षा हासिल की। मेरी नौकरी प्राथमिक विद्यालय पित्तीपुर में फरक्काबाद डिस्ट्रिक्ट में लगी। मैं वहाँ चला आया, 1 साल मैं वहाँ रहा। इसके बाद वहाँ से ट्रांसफर हसनपुर के लिए हो गया। 1 साल हसनपुर रहा, और उसके तुरंत बाद बगल में नंगला अंगद के 3 किलोमीटर सटा हुआ मिश्राबाद था, मैं वहाँ आ गया हूँ। वहाँ आ गए तो वही बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे वापस आ गए 5th में। तो कुछ 5th पास करके निकल भी गए। इसके बाद में अब नंगला अंगद में पढ़ाई का कोई स्थिति नहीं थी। उस समय सरकारी स्कूल सैंक्शन हुआ प्राइमरी। अब उसके लिए जमीन नहीं थी, जगह नहीं थी। अंततः वो स्कूल नहीं बन पा रहा था। तो मैंने जमीन दान दी। जो जमीन मेरे पास थी 2 बीघा, मैंने उसको दान में दिया। और दान देने के बाद उसमें बिल्डिंग बनवाई। और इसके बाद हमारा जैसे ही प्रमोशन हुआ जून में बिल्डिंग हुई, और जुलाई में 16 जुलाई 2016 को हमारा प्रमोशन हुआ प्राइमरी हेड के लिए, और वही स्कूल हमें संचालित करने के लिए मिल गया। तो उसी नंगला अंगद में फिर मैं आ गया। 16 जुलाई 2016 से मैं हेड मास्टर हुआ। सभी बच्चे गांव के थे, इधर उधर जा रहे थे, सब इकट्ठे हो गए। 2 दिन में मैंने 117 एडमिशन किए नंगला अंगद में। 2 दिन में, हाँ 2 दिन में मैंने 117 एडमिशन किए। क्योंकि मेरे नाम से हमें पता था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से मुझे अनुभव हो गया था कि किस तरीके से क्या। और गांव तो शिक्षा से वंचित चल रहा था। मेरे गांव में 2 वर्ग रहते हैं, ठाकुर वर्ग है, शाक्य वर्ग है। ठाकुर वर्ग में तो कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे थोड़े बहुत, एक आध नौकरी में थे। लेकिन शाक्य वर्ग में कोई भी व्यक्ति ना पढ़ा लिखा था, ना नौकरी वाला था। मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने शाक्य वर्ग में जिसने हायर एजुकेशन प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त की, पहली। इसके बाद मैं जी जान से जुट गया। तो लोगों को गाइड करना, लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना, अन्य गाँव में बताना। तो मेरे स्कूल में 10 गाँव से बच्चे आने लगे। अब कुछ दूर दराज के जो बच्चे थे वो नहीं आ पाते थे। इसके बाद 2018 में मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ। ये सफर चलता रहा धीरे धीरे। जब 2018 में इंग्लिश मीडियम हुआ, तब हमें स्कूल में 4 टीचर और मिल गए। तो एक टीचर थे विक्रमादित्य वर्मा, जो दूर से आते थे, उनके पास बोलेरो गाड़ी थी।
मैंने कहा मास्टर साहब आप आते हैं तो दूर के बच्चे लेते आया करें। तो उन मास्टर साहब ने बहुत मेरा साथ दिया और वो जब गांव दूर के बच्चे होते थे अपनी बुलेरो में भर के लाते थे स्कूल में, और जब छुट्टी होती थी बुलेरो में बच्चे भर के उन गांव में छोड़ते हुए जाते थे। बिल्कुल, आपने तो अब इतना बड़ा स्कूल बना दिया है, आज भी आपने खेलने के लिए प्ले फील्ड के लिए कुछ बीघा जमीन दी है। स्कूल इतना बड़ा जिसे देखने में जो पहुंचता है कोई जब तक स्कूल का नाम नहीं पढ़ता है तब तक ये नहीं जान पाता ये प्राइमरी स्कूल है। तब तक लोग कि तो कंपोजिट मानते हैं या इंटर कॉलेज मानते हैं कि हमने जो बिल्डिंग बनवाई है वो नक्शे से बनवाई है, एक नहीं एक कमरा इधर बना एक कमरा उधर बना, बिल्कुल रो में बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें जो फर्नीचर भी लगा हुआ है, लोहे का गेट जंगले, वो हमारे यहाँ से 75 किलोमीटर इटावा होता। तो मैंने इटावा में सुदृढ़ बहुत मजबूती से इसलिए बनवाया है कि ये बच्चों की बात है। और जिस गांव में मैं था तो मुझे ये पता था कि पढ़ाई का क्या अर्थ होता है। अगर पढ़ते ना तो शायद गांव में या हम अपने उत्थान कैसे कर पाते। तो हम जानते थे, कुछ लोग हमसे प्रश्न किया करते थे, कहते थे मास्टर साहब सब पढ़ के कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, आप क्यों पीछे पड़े हो सबके। क्यों इंटीरियर का गांव था, चारों जिलों की सीमा का गांव है। मैनपुरी लास्ट है, कन्नौज लास्ट है, औरैया लास्ट है, इटावा लास्ट है। माहौल पढ़ाई का नहीं था। तो हम उनसे यही कहते थे तुम ये तो कहते हो सब पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी निश्चित है बिना पढ़ा कलेक्टर कभी नहीं बनेगा। तुम्हें अगर कुछ बनाना तो बच्चों को बोले प्राइमरी में पढ़ जाएंगे, आगे क्या होगा। तब तक जूनियर सेंशन हुआ, जूनियर बना गांव में, दूसरी तरफ गांव में फिर मैंने जूनियर बना। अब जूनियर वहां पास करने के बाद बच्चे इधर उधर की बाद में क्या होगा। तो मैं इतना सहयोग करता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले अच्छे होते हैं उनको गाइड करके, जैसे कानपुर में एडमिशन करवा दिए, उनको टेस्ट दिलवा दिए, आगरा में टेस्ट दिलवा दिए। तो इस तरीके से गांव का माहौल पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। जी शाकिर जी, आपके परिवार में क्या कभी परिवार ने विरोध नहीं किया कि अपनी जमीन इस जमाने में आप क्यों दे रहे हैं? कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी पत्नी ने ये कहा कि तुम जितनी मुसीबत से पढ़े हो, और तुम्हारी जब हमारी शादी हुई थी 1985 में, तब हम केवल इंटर में पढ़ते थे। तो उनके रहते हुए उन्होंने सब देखा था आंखों से कि हम पल्ला डाला करते थे, मजदूरी किया करते थे। बोले सबने सपोर्ट किया, सबने मदद की। तुम पढ़ लिख के नौकरी में आ गए तो तुम मदद करो। और उन्होंने कभी कोई रोड़ा नहीं अटकाया किसी कार्य के लिए। और परिवार में मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी बेटी ने भी वहीं से 5 पास किया, उससे वाली 5 बच्चों ने कक्षा 5 मेरे ही स्कूल से प्राप्त किया। बड़ी बेटी मेरी बदायूं में टीचर है, और उससे छोटी बेटी मेरी नीट में इसी साल आ जाएगी MBBS में। उससे छोटी बच्ची BNST शिक्षा निकेतन कानपुर में इंटर में, उससे बच्चा दीनदयाल में कानपुर में, उससे छोटा बच्चा 9th में, वो भी कानपुर में पढ़ रहा है। फैमिली अब जब 5वां पास के बच्चे बड़े हो गए तो मैंने फैमिली शिफ्ट कर दी कानपुर में। ठीक। तो किराए के रूम में 2 कमरों का सेट है, बच्चे कानपुर में रहते हैं। जी शाकिर जी, आपने शिक्षा के प्रति जो आपका लगाव है, योगदान से यूपी के एक छोटे से गांव नागला अंगद का नाम भी रोशन हो गया है। जो समाज में वहां पे लोग हैं वो क्या कहते हैं, आपके शाक्य वर्ग के लोग क्या कहते हैं? वो तो मतलब 2-4 किलोमीटर में भी अगर आप चर्चा करेंगे मेरे गांव के, तो लोग शिक्षा की चर्चा होगी तो लोग कहेंगे आप मास्टर साहब के पास चले जाइए, वो राय देंगे कि आपके बच्चे को कहाँ पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, ये किस काबिल है। हम गांव में रहते तब भी बच्चे इकट्ठे करके पढ़ाते रहते हैं। गांव में जिधर जाते उधर रुक जाते, वहीं खाना खा लिया, वहीं चाय पी ली। तो पूरा समय गांव मेरा बहुत कर्ज से डूबा हुआ था। गांव में कर्ज की स्थिति बहुत खराब थी, महिलाएं बिल्कुल बेरोजगार, कोई किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने बैंक के मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया डड़ौनी के मैनेजर से 5 किलोमीटर में मिले। मैंने कहा इनको KCC क्रेडिट कार्ड लोन दीजिए ताकि गांव के लोन से छुटकारा मिले। तो उन्होंने कहा आगरा जोनल में जाइए आप। मैं जोनल में गया, उनसे जोनल साहब से बात की, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक बैठक कराइए। मैंने गांव में बैठक कराई, उन्होंने सबको क्रेडिट कार्ड दिया, जिससे पीछे का सबका कर्ज माफ हुआ और लोग कर्ज से मुक्त हो गए। और महिलाओं को उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा,
तो गांव में 7 स्वयं सहायता समूह, तो महिलाएं भी अपना कुछ रोजगार के प्रति, जैसे गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, तो अब सब जागरूक हैं। बिल्कुल शाक्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस लगन के साथ आप शिक्षा के प्रसार में जुटे हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, ये तो आपकी मानता है मेरे, और मैं इस बात खुश हूँ कि कम से कम मैं बचपन से इतना करता आया हूँ, आज मुझे किसी ने जाना पहचाना, मैं भीतर से बहुत खुश हूँ आज। चलिए, आप बहुत खुश हैं, इसके लिए हमें भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बहरहाल, देश की बात में आपने आज शिक्षक दिवस के दिन ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिनका जुनून शिक्षा के प्रति किस तरह बढ़ा हुआ है और कितना फ़ायदा पूरा समाज जो आसपास है उसका फ़ायदा हो रहा है इससे। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और अब बात हम करें देश के नामी एम्स दिल्ली का, जो खाना खाने लायक नहीं है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। तो एम्स के मेस के 4 सैंपल खाने के वो फेल हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की शिकायत के बाद एनडीटीवी ने 25 अगस्त को एम्स के मेस का हाल दिखाया था, जिसके बाद दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यहाँ के खाने का सैंपल लिए जो पास नहीं हुए। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। ना खाना परोसने का लाइसेंस है और न ही खाने में कोई गुणवत्ता है। ये दिल्ली के एम्स की मेस का हाल है। बद इंतजामी का हाल एनडीटीवी ने दिखाया तो दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खाने के सैंपल्स लिए, ज्यादातर फेल हुए। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 में से 4 सैंपल फेल हैं और 1 का परिणाम आना है। पनीर, चटनी और चिकन करी के सैंपल फेल हो गए। 8 मेस का निरीक्षण किया गया, 6 के पास लाइसेंस तक नहीं। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी किया जा रहा है। खाने से कोई नुकसान की बात सामने में ना आए और सैंपल फेल हो जाए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। वहीं बिना लाइसेंस मेस चलाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। खराब खाने की समस्या और शिकायत नई नहीं। कीड़े, गंदगी और क्वालिटी टैक्स से समझौता। साल भर से एम्स के रेजिडेंट्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले फसाई भी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, SYS एसोसिएशन एंड फसाई के भी लोग इस इंस्पेक्शन के पार्ट बने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्ट बने एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ रिटर्न में ये हुआ कि ये खाना जो खाने के लायक नहीं है, किसी के भी खाने लायक ये खाना नहीं है, इसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब करके हमने मेस को तुरंत बंद करना चाहा। 1 घंटे बाद पता लगता है कि मेस को वापस खोल दिया गया। ये हाल एम्स है। कोई संस्थान एक दिन में खड़ा नहीं होता, पर इस तरह के समझौते से उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लिहाजा बीमार खाने को लेकर प्रशासन को जवाब भी तलाशने चाहिए और जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो बात मध्य प्रदेश की। करोड़ों का टनों वजनी पोषण आहार कागजों में ट्रक पर आया, लेकिन जांच में वो मोटरसाइकिल ऑटो की सवारी कर रहा था। यही नहीं, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। भ्रष्टाचार का ऐसा खेल चला जिससे करदाताओं के करोड़ों ब्रश सिस्टम की जेब में गए और बच्चे, महिलाएं कुपोषित ही रह गए। ये पाया है मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षक ने। इस गोपनीय रिपोर्ट के पन्ने खंगालने पर भ्रष्ट सिस्टम के कई पन्ने खुले हैं। देखिए अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े जमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। 15 अगस्त को ये उद्गार प्रधानमंत्री का था। मध्य प्रदेश में पोषण आहार पर भ्रष्टाचार की ये रिपोर्ट भी सरकारी है। सवाल है कौन बचेगा, कौन छूटेगा। एनडीटीवी को मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की 36 पन्नों की वो गोपनीय रिपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने पोषण आहार योजना में बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही है। खासकर लाभार्थियों की पहचान, जो टेक होम राशन है उसको बनाने, उसके परिवहन और ऐसी तमाम बातों में धांधली की और अनियमितता की बात कही है। रिपोर्ट के कुछ गंभीर निष्कर्ष 2021 के लिए टेक होम राशन योजना के लगभग 24% लाभार्थियों की जांच पर आधारित थे। इस योजना के तहत 49,58,000 पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था।
इसमें 6 महीने से 3 साल की उम्र के 34,69,000 बच्चे, 14,25,000 गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां के साथ 11 से 14 साल की उम्र की 64,000 बच्चियां शामिल थी जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है। दावा किया गया था कि 6 कारखानों में से 6 करोड़ 94 लाख की लागत के 1,01,025.64 मीट्रिक टन राशन का परिवहन किया गया, लेकिन परिवहन विभाग से सत्यापन करने पर पता लगा कि ट्रकों के जो नंबर दिए गए उन पर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर पंजीकृत हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 तक राशन के लिए पात्र स्कूली छात्राओं की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा करने को कहा था। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग ने फरवरी 2021 तक इसे पूरा नहीं किया। जहां स्कूली शिक्षा विभाग ने 2018-19 में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 9,000 होने का अनुमान लगाया था, वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना कोई सर्वे किए उनकी संख्या 36,08,000 होने का अनुमान लगाया। जांच के दौरान पाया गया कि 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल 3 स्कूल न जाने वाली लड़कियों का पंजीकरण किया गया है। हालांकि उन्हीं 49 आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत WCD विभाग ने 63,748 लड़कियों को सूचीबद्ध किया और 2018 और 21 के दौरान उनमें से 29,104 की मदद करने का दावा किया। साफ तौर पर यहां आंकड़ों में हेरफेर करके 110 करोड़ 83 लाख मूल्य के राशन का फर्जीवाड़ा हुआ। इसके अलावा राशन निर्माण संयंत्रों ने भी उनके निर्धारित और अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी। जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना की गई तो पाया गया कि इसमें 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मध्य प्रदेश के बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में 6 संयंत्रों ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 821 मीट्रिक टन राशन की आपूर्ति करने का दावा किया, जबकि उस दिन उनके स्टॉक में उतना राशन था ही नहीं। 8 जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने संयंत्रों से 97,000 मीट्रिक टन से अधिक राशन प्राप्त किया, जबकि परिवहन करके सिर्फ 86,000 मीट्रिक टन आंगनबाड़ियों को भेजा गया। बाकी 62 करोड़ 72 लाख की लागत से 10,000 से अधिक मीट्रिक टन का राशन न तो परिवहन किया गया और न ही गोदाम में उपलब्ध था। ये दर्शाता है कि यहाँ भी गड़बड़ी हुई। सरकार कह रही है ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम नहीं मान सकते। CAG रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और जानना चाहते हैं इस प्रदेश के नागरिक के नाते कि हर घोटाले में मुख्यमंत्री जी के प्रभार या मंत्रालय का नाम सामने आना एक संयोग है, संकल्प है, षड्यंत्र है या उनकी आदत में शुमार है। वो सार्वजनिक होना चाहिए। चलिए, रिपोर्ट अंतिम नहीं, कर लीजिए परीक्षण, लेकिन इन तस्वीरों का क्या करेंगे? विज्ञापनों की इतनी चकाचौंध के बीच सतना के मझीगावा में कुपोषित बच्ची की मौत पर जांच चल रही थी। वहीं 7 साल की इस मासूम की तस्वीर आई। पथरा के सुहागी गांव से तस्वीर आने के बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंकड़े कहते हैं कि अकेले मझीगावा में 15,875 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, जिसमें 1,016 बच्चे अति कुपोषित हैं। इसी बच्ची में आप स्कूल चले हम, मध्याह्न भोजन जैसे कई योजनाओं की हकीकत देख सकते हैं। सतना से आगर मालवा चलते हैं। यहाँ वार्ड 16 में आंगनबाड़ी कर्मी शारदा यादव के रजिस्टर को हमने देखा तो पता लगा मार्च में इन्हें कोई टेक होम राशन नहीं मिला। आगे पीछे जो मिला है वो भी पंजीकृत बच्चों से कम। इन कर्मचारियों की भी अपनी दिक्कत, तनख्वाह वक्त से नहीं मिलती भी है तो पूरी नहीं। अभी जो है केंद्र के नहीं मिल रहे हैं, 3 महीने के केंद्र के बाकी है हमारे। और जो राखी का त्योहार था उसमें भी हम त्योहार सही से नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि तनख्वाह ही नहीं मिली ना। 5,500 मिल रहे हैं, 4,500 केंद्र के रुके हुए हैं, तो 3 महीने के सलम वो बाकी है हमारे। सर आधी तनख्वाह आ रही है, आधी नहीं आ रही। केंद्र सरकार की आ रही, राज्य की नहीं आ रही है सर। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा है आपको ये पैसा? ये वैसे मार्च से ही नहीं आ रही सर, आधी आधी आ रही है। उसके बाद 1-2 बार आ गई थी पूरी, और फिर अभी 3 महीने से नहीं आ रही, आधी आ रही है। ये भोपाल के करीब आंगनबाड़ी है। पिछले साल गाजे बाजे के साथ मीडिया को बुलाकर बताया गया कि बच्चों को खाने के लिए कुर्सी टेबल लगा दिया गया है। उस वक्त पन्नी में भरकर राशन भी दिया गया। उसके बाद टेक होम राशन का क्या हुआ, ये खबर उस लिहाज से अहम है।
ये खबर इस लिहाज से भी अहम है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ 1000 में से 46 नवजातों की जन्म लेते मौत हो जाती है। मातृ मृत्यु दर के मामले में भी राज्य देश में दूसरे नंबर पर है, जहाँ 1000 में से 15.9 प्रसूताएं दम तोड़ देती हैं। दो 2020 में उपचुनाव में हार के बाद महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। विभाग में एसीएस से लेकर कर्मचारियों की लंबी फौज है, फिर भी ऐसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। इस मामले में हमने जवाब मांगा, लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो राज्य के मुखिया हैं और अब तक चुप हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, आगर मालवा से जफर मुल्तानी, सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने देश के सबसे बड़े कार चोर अनिल चौहान को गिरफ्तार किया है। अनिल पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5000 से ज्यादा कारें चोरी करने का आरोप है। उनकी लैविश लाइफस्टाइल और उनकी दिल्ली, मुंबई से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक संपत्तियां हैं। 52 साल के अनिल चौहान के बारे में पुलिस का दावा है कि वो देश का सबसे बड़ा कार चोर है। पिछले 27 सालों में वो 5000 से ज्यादा कारें चोरी कर चुका है। उसे मध्य दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक सूचना के बाद देश बंधु गुप्ता रोड इलाके से पकड़ा। अनिल चौहान पर दिल्ली क्षेत्र के 146 मुकदमे हैं और इसके अलावा हरियाणा, यूपी और असम में भी इसके ऊपर केसेस हैं। अभी तक हमें टोटल 180 केसेस के बारे में पता चल चुका है। अनिल चौहान 90 के दशक से गाड़ियां चुराता रहा है। ये पहले मारुति 800 गाड़ियों को चुराता था और ये इन गाड़ियों को आसाम ले जाकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बेच दिया करता था। पुलिस के मुताबिक इस वक्त अनिल हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। वो यूपी से हथियार ले जाकर उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रतिबंधित संगठनों को सप्लाई कर रहा था। 12वीं पास अनिल के आपराधिक सफर पर नजर डालें तो वो दिल्ली के खानपुर इलाके में रहकर ऑटो चलाता था। 1995 के बाद उसने कार चोरी शुरू की। उस दौर में उसने सबसे ज्यादा मारुति 800 कारें चोरी की। चोरी के दौरान उसने कुछ टैक्सी ड्राइवरों की हत्या भी की। देश के अलग अलग हिस्सों में कारें चोरी कर वो नेपाल, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में भेजता था। फिर वो असम चला गया और वहीं रहने लगा। उसने कार चोरी के धंधे से बेहिसाब दौलत कमाई। उसकी संपत्तियां दिल्ली, मुंबई और उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। उसके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ। उसे 2015 में एक कांग्रेस एमएलए के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिर वो 5 साल जेल में रहा और 2020 में जेल से बाहर आया। 2015 में ये एक कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। एक कॉन्ट्रैक्टर बन के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था। इसने काफी संपत्ति भी अर्जित की। इसके ऊपर ईडी की भी रेड हुई और उसके बेस में सब कुछ गंवा दिया। 2015 में आसाम से जब भी अरेस्ट हुआ है तो इसके साथ एक विधायक भी अरेस्ट हुए थे और सब कुछ गंवाने के बाद अब ये वापस ऑटो लिफ्टिंग में और आर्म्स की स्मगलिंग के एरिया में आ गया है। अनिल की 3 पत्नियां और 7 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक असम में अनिल सरकारी ठेकेदार बन गया था और वहां के लोकल नेताओं के टच में था। पुलिस ने उसके पास से 6 पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात राजनीति की करते हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हुए हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, नीतीश कुमार मिल रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है इस बैठक से? नीतीश कुमार के दौरे के बारे में बताइए जो दिल्ली में है।
देखिए, करीब आधा घंटा से अधिक हो गए हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। ठीक हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के घर है, और जो मुलाकात हुई उससे पहले जो है दिल्ली में अपने घर पर जो हम लोग की बातचीत के दौरान तो 2-4 बातें उन्होंने खासतौर पर की। पहली बात तो उन्होंने कहा कि 2024 की जो लड़ाई जो होने वाली है उसके लिए अगर विपक्षी दल आपसी मतभेद को बुलाकर एकजुट होते हैं तो उसका नज़ारा कुछ और होगा, यानी नतीजे बेहतर होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या विपक्षी एकता का जो एक चेहरे की बात हो रही है जो प्रधानमंत्री से मोदी से मुकाबला कर पाए, बोले कि ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि चेहरा कौन होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। उनकी कोशिश है कि विपक्षी एकता मजबूत किया जाए, आपसी मतभेद बुलाकर सब लोग एकजुट होने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात जो नीतीश की इस कवायद में विपक्षी एकता की बात जो नजर आ रही है कि वो कांग्रेस को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा ममता बनर्जी भी ऐसी कोशिश कर चुकी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है केसीआर भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस को जोड़कर नहीं लेकर चल रहे थे। उनकी जो कोशिश थी वो कांग्रेस से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो कोशिश है, अगर बात करें तो उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस एक जो बड़ा विपक्षी दल है, जो कह सकते हैं कि जो बीजेपी के मुकाबले की बात करें तो सबसे बड़ा विपक्षी दल देश में, वो कांग्रेस को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार की जो मुलाकात वो आज राहुल गांधी से होगी, और कल संभावना ये है कि सीताराम येचुरी से मुलाकात होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी, और बुधवार को हो सकता है कि उनकी मुलाकात शरद पवार से भी हो। और कल बताया जा रहा है कि अखिलेश जो यादव भी है कल संभवतः दिल्ली में रहेंगे, उनसे मुलाकात होगी। तो कोशिश है कि विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए, सारे नेताओं से मिले और आपसी मतभेद को भुलाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार राहुल गांधी से आधा घंटा हो गया, ये बैठक जारी है। तो आइए बाहर आते हैं और अब जाते जाते आपको बेंगलुरु का हाल बता देते हैं। बेंगलुरु में रविवार को हुई बारिश के बाद से शहर में कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों को नाव का और ट्रैक्टर्स पर निकलना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। जिस बस में बैठकर वो काम पर जाते, आज उसी बस को वो खुद खींचते नजर आए। बेंगलुरु में महज कुछ घंटे की ही तेज बारिश हुई, लेकिन सुबह जब लोगों की नींद खुली तो समझ में आ गया कि सोमवार का दिन मुश्किलों से भरा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहीं बस खींची गई तो कहीं कार। शहर जैसे थम सा गया हो। अपने ही अपार्टमेंट्स में लोग फंस गए, जैसे पिंजरे में पंछी। नाव लानी पड़ी। जो बाहर रह गए वो अपनों के लौटने का इंतजार करते दिखे। बेचैनी हर जगह पसरी थी। आखिरकार बोट आई परिवार के साथ। बार बार ऐसा होता है, हर चीज की एक सीमा होती है। बहुत हो गया, अब सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। शारजापुर रोड पर बोट दिखी तो एचएएल के इलाके में भी पानी का जमाव दिखा। तेजस विमान जहां बनता है वहां देखिए किस तरह पानी भर गया। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम। एचएएल, बेलंदूर, व्हाइटफील्ड, इंदिरा नगर सभी जगहों पर पानी भरा नजर आया। इसकी 3 वजह बताई जा रही है। 1, बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर कब्जे। 2, वक्त रहते नालों की सफाई का न होना। और 3, झीलों के रास्तों पर अतिक्रमण। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसे हालात से शहर गुजर रहा है। In the last 3 years we have been पिछले 3 सालों से बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। स्पेशल टास्क फोर्स तक तैयार नहीं की गई ताकि बारिश के हालातों को संभाला जा सके। tackled much better, infrastructure woes are tackled much better. नाराज लोगों ने नारेबाजी भी की और सरकार मुआवजा देने का वादा करके लोगों का गुस्सा कम कर रही है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुआवजे की बात कर रहे हैं। जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर अतिक्रमण हटाने की है। विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में शायद मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। यानी आने वाले दिनों में भी एक बार फिर जब बारिश होगी तो हालात यहाँ बदलने वाले नहीं हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।